गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में 2021 के एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने वाले 5 प्रश्नों में से हम आपको आज 5 ऐसे प्रश्न देने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वर्ष 2021 की परीक्षाओं में। आने वाले समय में जो परीक्षाएँ होने वाली हैं उनमें इनमें से 1 या 2 प्रश्न आपसे अवश्य पूछे जाएंगे। मतलब ये कि आपके 10 नंबर पक्के हो चुके हैं। तो ये 10 नंबर आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ लेने हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ परिचय देना चाह रहा हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। और आज मैं आपको ऐसी खास बातें बताने वाला हूँ जिनसे मध्य प्रदेश एग्ज़ाम को टॉप करने का कुछ सीक्रेट होता है, जो टिप्स होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मध्य प्रदेश जो एग्ज़ाम कराता है 10th क्लास के लिए, तो वो एग्ज़ाम किस तरीके से टॉप किए जाते हैं, कॉपी किस तरह लिखी जाती है, कॉपी में टॉपर क्या लिख कर आते हैं, टीचर जो चेक करता है वो क्या रिक्वायरमेंट रखता है, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे महत्वपूर्ण 5 प्रश्न जिनके बारे में आज तक आपने जो पढ़ा होगा और आज जो पढ़ेंगे उनमें कंपेयर करके देखेंगे तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि हमने अभी तक ये क्यों नहीं पढ़ा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो कि वर्ष 2014 और 18 में पूछा गया है। तो मैं आज आपको गैस पेपर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बता रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं अपने आने वाले एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मृदा अपरदन होता क्या है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ बच्चे इस प्रकार का रिएक्ट करते हैं वीडियोज़ को देखकर या क्लास को देखकर या अपने टीचर को देखकर या उनके टीचर के शब्दों को सुनकर। तो इस तरीके का जो रिएक्ट करते हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप उस वक्त ये भूल जाते हैं कि आप जिस एग्ज़ाम को देने वाले हैं वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर की भूमिका रहती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं या आप सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहले जहाँ से ज्ञान मिले उसे लेना सीख लीजिए और कभी अपने आप को बड़ा मत समझिए, क्योंकि ज्ञान आपको जहाँ से मिल रहा है, जो आपको ज्ञान दे रहा है वो आपसे 100% बड़ा होगा और 100% आपसे ज़्यादा ज्ञानी होगा। यदि आपसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं होता तो आपको ज्ञान नहीं देता। तो चलिए मोटिवेशनल जो शब्द हैं उन्हें आप अपने दिल और दिमाग में हमेशा रखें, ताकि आप अपने आप पे कभी गर्व महसूस ना कर पाएँ, अपने आप पे कभी घमंड ना कर पाएँ। क्योंकि स्टडी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ यदि आपके अंदर घमंड आया तो वहाँ आपका घमंड बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा। चूँकि बोर्ड परीक्षाएं किसी भी प्रकार के घमंड को या किसी प्रकार के एटीट्यूड को नहीं मानती है। वहाँ तो आपको जो रियलिटी में लिख कर आओगे वही आपको नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए मृदा अपरदन क्या होता है इसके बारे में आज आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ कि जीवन में आप कभी भी मृदा अपरदन तो नहीं भूलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जहाँ आप गाँव में जाते होंगे या आपको सिटी में जहाँ रेतीली जगह होती होगी वहाँ आप कभी गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो बाढ़ आती है उसके कारण, जैसे कि कोई खेत है, कोई ज़मीन है, जैसे कि ये एक उदाहरण ले लीजिए। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे मान के चलिए ये आपके पास कोई ज़मीन है, ठीक है, ये आपकी कोई ज़मीन है। तो यहाँ से अगर बाढ़ आई तो बाढ़ आने के बाद क्या होगा, इसमें जो मिट्टी है वो बहकर बगल वाले खेत में चली जाएगी, बगल वाली ज़मीन में ये मिट्टी चली जाएगी। तो मतलब इस ज़मीन की जो उपजाऊ मिट्टी है वो जल के बहने के कारण वो बहकर दूसरे खेत में चली गई। इसी प्रकार ये देखिए, बहते हुए जल मतलब जल के बहने के कारण प्लस हवा मतलब आंधी। अगर बहुत तेज़ हवा आती है तो आपने देखा होगा कि ज़मीन से धूल उड़ती है। तो वही, और जीव जंतुओं तथा मानव की क्रियाओं द्वारा। अब जीव जंतुओं को तो आपने देखा ही होगा कि जब वो अपने पैरों से चलते हैं तो धूल उड़ाते हुए चलते हैं या धूल को मिट्टी को दबाते हुए चलते हैं। तो इस प्रकार का जो रिएक्ट होता है वो खेत की या ज़मीन की उपजाऊ उर्वरक क्षमता को ख़त्म कर देता है। उपजाऊ जो मिट्टी है उसको वो हटाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देता है। वह मानवीय क्रियाओं द्वारा, मानव की कई ऐसी क्रियाएं आपने देखी होंगी जिनके कारण उपजाऊ ज़मीन में से मिट्टी को हटवा देना, मिट्टी को बेच देना। आपने खेतों में, गाँव में सुना होगा कि हमने अपने खेत से एक फीट जो मिट्टी है वो हटवाकर बेच दी। तो ये क्या होता है, उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसका दुरुपयोग करते हैं। तो जो अपन फसल करते हैं फिर वो उस तरीके की फसल नहीं होती जैसे कि उपजाऊ मिट्टी में होती है। तो भूपटल के ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने से, आपने देखा होगा पानी बरसने के बाद ज़मीन सूखती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। आपने बरसात में गांव में देखा होगा, सिटियों में जहां
कच्ची मिट्टी देखी होगी आपने, वहाँ तो आपको दिखाई देता होगा, तो वहाँ आपकी मिट्टी कट जाती है तो और बह जाती है, थोड़ी थोड़ी वो ज़मीन से बह जाती है और उड़कर अन्य स्थानों पर रूपांतरित हो जाने की मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा कि मृदा अपरदन कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपको 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसे विशेष तौर से तैयार रखें। अगर आपसे मृदा अपरदन पूछा जाता है तो आप सिंपल लैंग्वेज में इसे लिखकर आ सकते हैं, जैसे कि बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल के ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत का हट जाना या कट जाना या अन्य स्थान पर रूपांतरित हो जाने की घटना को मिट्टी का कटाव या मृदा का अपरदन कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको मृदा अपरदन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मृदा अपरदन में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने आपको टॉपिक बताया है कि मिट्टी का कटाव या एक मिट्टी का, उपजाऊ मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना ही मृदा का अपरदन कहलाता है। एक तरीके से आप इसे साधारण भाषा में कह सकते हैं कि उपजाऊ मिट्टी का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा का कटाव कहलाता है, मृदा का अपरदन कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, आपका ये मृदा अपरदन का जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर में पेपर में पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों, आप इसे बिल्कुल क्लियर करके चलें। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक करें। और हाँ, अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसे आप समझना चाहते हैं या आप उसकी सिंपल लैंग्वेज चाहते हैं, या मैं आपको बता दूं कि मैं, जैसे कि मेरे एकेडमी पे क्या है कि जो भी प्रश्न कराए जाते हैं ऑफलाइन बच्चों की क्लास में, वो सेल्फ लैंग्वेज में कराए जाते हैं, मतलब मानो कि अपनी भाषा में कराए जाते हैं। तो उनमें बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बहुत अच्छे टॉपर स्टूडेंट जो निकलते हैं वो टॉपर स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में आंसर देकर आते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आंसर देकर आते हैं। तो यदि आपको भी कई ऐसे प्रश्न होंगे आपके पास जिनकी सिंपल लैंग्वेज चाहते हैं यदि आप, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखकर बता सकते हैं या चैप्टर का नाम डालकर प्रश्न का नंबर लिख सकते हैं। तो हम आपको तुरंत उस चैप्टर का या उस क्वेश्चंस का अपनी भाषा में और आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए अब अपन आगे बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सेकंड। ये देखिए, ये आपका सेकंड प्रश्न दिया गया है, इसमें बताया है मृदा का संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संरक्षण का अर्थ क्या होता है। देखिए, कुछ बच्चे ये समझते हैं कि हमने तो याद कर लिया, अगर हमें याद हो गया है तो हमें समझने की क्या ज़रूरत है। ये बिल्कुल गलत है। हम आपको बता दें कि यदि किसी शब्द का अर्थ आपको पता चल जाए या किसी शब्द का आप विशेष रूप से अर्थ जान जाएं, तो आप आसानी से उस आंसर को किसी को समझा भी सकते हैं और उसे आसानी से वहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो चलिए, इस प्रकार का बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप तुरंत हमें कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो भी आपके प्रश्न हैं जिन्हें आप सिंपल लैंग्वेज में चाहते हैं, तो उन्हें आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। तो चलिए, अब हम शुरुआत कर रहे हैं मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, संरक्षण का अर्थ होता है किसी की रक्षा करना। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? किसी की रक्षा करना। देखिए, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। संरक्षण का जो अर्थ होता है वो होता है रक्षा करना, मतलब अपन किसी चीज़ की रक्षा कर रहे हैं। अब बात किसकी हो रही है भाई? मृदा की। मृदा मतलब कि मिट्टी की। तो मतलब यहाँ इसकी बात कही गई है कि मिट्टी की रक्षा करना है। तो मिट्टी की रक्षा से आप क्या समझते हैं, मतलब कि आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि मिट्टी की रक्षा कैसे की जा सकती है? अब मिट्टी कोई इंसान तो है नहीं जिसकी अपन Z+ सिक्योरिटी लगा दें तो मिट्टी की सुरक्षा होती रहेगी, ऐसा तो बिल्कुल होता नहीं है। तो अपन को कैसे करनी है मिट्टी की सुरक्षा, तो ये देखेंगे आप। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है। जिस प्रकार आप इंसान की सुरक्षा देना जानते हैं, इस प्रकार आप प्राकृतिक चीज़ों की भी सुरक्षा देना जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ज़रूरी समझना चाहिए, क्योंकि मृदा मानव जीवन का बहुत महत्वपूर्ण आधार है और मानव जीवन मृदा और जल के बिना बिल्कुल शून्य है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं मृदा संरक्षण। तो देखिए, मिट्टी के अपरदन को, मिट्टी का अपरदन मैंने अभी आपको समझाया था, पहला क्वेश्चन था। मृदा का अपरदन मतलब मिट्टी को बर्बाद होने से रोकना, उपजाऊ मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना। इसी प्रकार ये आ गया अपने यहाँ पे मृदा के अपरदन को व क्षय को रोकना। क्षय मतलब बर्बादी, मतलब मिट्टी की बर्बादी को रोकना ही मृदा का संरक्षण कहलाता है। अब हम क्या करेंगे मिट्टी की बर्बादी को रोकने के लिए? हम यहाँ ये तो नहीं करेंगे कि भाई उनको 2 सिक्योरिटी गार्ड दे दिए तो मिट्टी की रक्षा करते रहेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वस्तुओं की और अपनी चीज़ों की और इंसानों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये मृदा है। मृदा की रक्षा करना प्रकृति में रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु की और मानवीय कार्यक्रमों की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो देखेंगे अपन किस प्रकार इसकी जो रक्षा है वो करेंगे। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के द्वारा, अब आप तो जानते ही हैं भारत देश में अल्लाह की देन और भगवान की देन और कई भगवानों की देन के अनुसार
कितने भी जनसंख्या की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती चली जा रही है। लोग जनसंख्या वृद्धि को लेकर किसी प्रकार से कोई सीरियस नहीं है और यहाँ पे इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश का मतलब ये है, देखिए मैं इतनी लाइन का आपको बहुत अच्छा मतलब समझा देता हूँ। ये देखिए प्राकृतिक संसाधनों का, अब प्राकृतिक संसाधन आप जानते हो क्या होता है? बिल्कुल नहीं जानते होगे, मैं बताता हूँ। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जिनके जरिए हमें प्रकृति ने दिए हैं और उनका उपयोग हम कर रहे हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे नदियाँ एक संसाधन है जिसके जरिए हम पानी पीने का काम, पानी की कई जरूरी समस्याएं जैसे सिंचाई है, बिजली बनना, ये सब पानी से ही होता है और पानी प्रकृति की देन है। तो ये एक प्राकृतिक संसाधन हो गया। और प्राकृतिक संसाधन गैस है, कई ऐसी गैसें हैं जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला है, उसके बाद और अन्य चीज़ें हैं जो प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। वो उन संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। उन संसाधनों का क्या हो रहा है? बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। जैसे कि हम हर चीज़ को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार देखिए प्रकृति ने हमें पेट्रोल दिया है, तेल दिया है, खनिज पदार्थ दिए हैं और उन्हीं का हम विनाश कर रहे हैं। तो इसलिए मृदा के संरक्षण के द्वारा विनाश को रोकना बहुत जरूरी है। मतलब यदि अपन मृदा को सुरक्षित रखेंगे तो अपन किसी भी विनाश को रोका जा सकता है, अपन उस विनाश को रोक सकते हैं। तो चलिए ये था अपना मृदा का संरक्षण। अब अपन बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको, भौम जल पाने के स्रोत क्या हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये भौम क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। भौम का अर्थ होता है भूमि के अंदर, तो ये इसका अर्थ होता है भूमि के अंदर। इसी प्रकार हमारी जो एकेडमी है वहाँ से आपको सिंपल लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि सिंपल लैंग्वेज के नोट्स आपको मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का, कौन से चैप्टर का या कौन से सब्जेक्ट का आपको जो है सिंपल लैंग्वेज के नोट्स चाहिए। तो हम PDF के माध्यम से आपको सेंड कर देंगे। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, चाहो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। वहाँ आपको सिर्फ इतना लिखना है कि अपने व्हाट्सएप नंबर से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए अपना नाम, क्लास और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो अपना स्थान, और कौन से मीडियम से हैं वो, कौन सा बोर्ड लगता है आपका वो, ये सारी डिटेल्स आप हमें सेंड करेंगे तो हम आपको PDF के जरिए सिंपल लैंग्वेज नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए अब अपन मेन मुद्दे पर आते हैं। ये है अपना भौम जल पाने के स्रोत क्या है। तो चलिए देखेंगे भौम जल पाने के निम्न स्रोत हैं। अब देखिए ये तो आप भी जानते होंगे, यदि आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपके गाँव में नल लगे होते हैं, ट्यूबवेल होता है, कुएं बने होते हैं। तो वो जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? ये पाताल कोट से आता है, नीचे से पानी आता है। तो नीचे जो पानी भरा हुआ है उसे अपन कहते हैं भौम जल, मतलब भूमि के अंतर्गत जल, मतलब भूमि के नीचे वाला जल। जल मतलब पानी, तो ये आप जानते ही होंगे। तो भौम जल पाने के कौन कौन से स्रोत हैं? स्रोत का मतलब करेंगे, यदि हमें मुंबई से दिल्ली जाना है तो हम किसी साधन का यूज करेंगे, उसे बोलेंगे अपन संसाधन। चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, एरोप्लेन हो या अपनी खुद की कार हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, तो हम किसी न किसी साधन का उपयोग जरूर करेंगे। तो यही होता है अपना स्रोत। मतलब मुंबई से दिल्ली जाने का स्रोत क्या है, किस माध्यम से जाएंगे हम मुंबई से दिल्ली। तो इसी प्रकार पाताल के जो जल को ऊपर लाने का स्रोत क्या है, तो वो स्रोत ये है। देखिए पहला स्रोत है आपके पास ये कुआं। कुएं के जरिए आप क्या करेंगे, नीचे का जल आप ऊपर ला सकते हैं। आपने कई जगह देखा होगा जहाँ कुएं खुदे हुए होते हैं वहाँ जल ऊपर लाया जाता है। ट्यूबवेल तो आप अच्छे से जानते होंगे, गाँव में खेतों की सिंचाई होने के लिए ट्यूबवेल की विशेष आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपने ट्यूबवेल बिल्कुल अच्छे तरीके से देखे होंगे, उनके द्वारा धरातल पर लाया जाता है। तो जो भौम का जल है वो कुओं और ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई। देखो ये जो भौम जल है उसका उपयोग मानव के लिए तो होता ही है, उसके अलावा ये सिंचाई मतलब ज़मीन की सिंचाई के लिए जहाँ अपन फसल करते हैं, तो आपने देखा होगा गाँव में नहर आ गई, तो ये नहर आती है, तो ये कहाँ से आती है? किसी बड़े सागर से आती है। तो ये नहर आ गई तो हम अब सिंचाई करेंगे। उसके बाद बागवानी जो उद्योग हैं, कई ऐसे उद्योग हैं जो पानी पर आधारित हैं, तो उनके लिए भी पानी की विशेष आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे आदि के लिए उपयोग किया जाता है। तो भौम जल पानी के स्रोत अगर पूछे जाएँ आपसे, अगर हो सकता है 1 नंबर की OT में वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से भौम जल पानी का स्रोत क्या है। तो एक तो लिखा होगा उसमें ट्यूबवेल, और एक लिखा होगा कार के द्वारा, बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, ट्यूबवेलों के द्वारा। तो आप क्या बता के आओगे भाई? ट्यूबवेलों के द्वारा, क्योंकि भौम जल को कार और ट्रेन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भौम जल हमें ट्यूबवेल के माध्यम से ही प्राप्त होगा।
तो चलिए ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब जो लास्ट क्वेश्चन आपका बचेगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो बचेगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि वो पिछले 4 साल से लगातार पेपरों में पूछा जा रहा है। तो इस बार भी पूरे चांसेस है उसके कि 10th क्लास के एग्जाम में एमपी बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपना, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे बिल्कुल विशेष तौर से सुने और इसमें कुछ मुख्य लाइनें दी गई हैं, उन लाइनों के आधार पर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए अब अपन बात कर रहे हैं संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात को विशेष तौर से बता देता हूं कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर हमेशा करते रहें। अब अपन बात कर रहे हैं संशोधित वन नीति। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये वन नीति होती क्या है, वन नीति को समझेंगे अपन। तो देखिए, वन मतलब जंगल, नीति मतलब किसी चीज़ की योजना बनाना, किसी चीज़ के लिए नियम बनाना, किसी चीज़ के लिए कानून बनाना। 1988 का मतलब ये हो गया कि ये 1988 एक आधार पर बनाया गया। तो संशोधित का मतलब होता है किसी चीज़ में संशोधन करना। जैसे आपने संविधान में देखा होगा संशोधन होते हैं, या मान के चलो हमने कोई योजना बनाई, अब हम कहेंगे 2 घंटे बाद नहीं, इस जगह पर ये मत करो, इस जगह पर इसकी ये कर दो, तो क्या होता है वो संशोधन कहलाता है। वो हमने उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया है, तो वो होता है संशोधन। तो संशोधन वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है। तो देखिए 1988 में जो वन नीति में संशोधन किया गया उसका जो मुख्य आधार था वो क्या था, तो अपन वही देख रहे हैं। तो देखिए अब अपन डेट याद रखेंगे इसकी, 7 दिसंबर 1988 को, मतलब ये तारीख है जिसे आपको विशेष तौर से याद रखना है। तो इसमें क्या है, 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई। नवीन वन नीति मतलब वन नीति तो पहले भी बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे संशोधित करके उसे नवीन वन नीति नाम दे दिया गया। तो नवीन वन नीति घोषित की गई जिसके आधार मुख्य थे। तो उसके आधार कितने थे, मुख्य थे। तो सबसे पहला जो उसका आधार था वो ये था, पर्यावरण में स्थिरता लाना। तो देखिए ये बहुत ही मेन मुद्दा है कि पर्यावरण में स्थिरता कैसे लाई जाए। पर्यावरण में स्थिरता लाना मतलब पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधों को सुरक्षित करना। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पेड़ पौधों को लगाने को लेकर सरकारी जो स्कूल्स हैं, शासकीय जो विद्यालय हैं, उनमें हर प्रकार की योजना चलाई जाती है। चूँकि उन लोगों को जो पेड़ हैं उनका महत्व बताया जाता है। फिलहाल की सिचुएशन में आप देख रहे होंगे कि कोविड-19 के कारण ऑक्सीजन की कितनी कमी आ गई है और प्रकृति ने हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दी है, तो हम उसका दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा हो सके आप पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाने का अर्थ होगा कि आप हमेशा जीवन में कभी ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक देन है। तो पर्यावरण में स्थिरता लाना। दूसरा पॉइंट है अपना, जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा करना। मतलब आपने देखा होगा कई ऐसे जीव जंतु हैं जो आज की डेट में बिल्कुल, जैसे डायनासोर है, बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। जैसे टाइगर है और लॉयन है, ये सारी चीज़ें अब आपको विलुप्त की कगार पर दिखाई दे रही हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि इनके लिए नए नए उद्यान बनाए जाएं और उद्यान बनाकर इन्हें सुरक्षित रखा जाए और इनकी सुरक्षा की जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी देख सके कि किस प्रकार के कैसे कैसे जीव जंतु हैं भारत देश में हुआ करते थे। तो ये आपकी एक जिम्मेदारी है। तो ये 7 दिसंबर 1988 की नवीन वन नीति में ये योजना रखी गई कि पर्यावरण में स्थिरता लानी चाहिए और जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा करनी चाहिए। वनस्पति तो आप लोग जानते ही होंगे, अलग अलग प्रकार के वन, अलग अलग प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब की सुरक्षा करना। तीसरी ये देखिए, इन सब की सुरक्षा अपन किस प्रकार नहीं कर पाते। अगर पेड़ पौधे हैं तो उन्हें तो जनता काटने आती है, लोग काटने आते हैं, तो उनकी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनको समझा जाए कि लोग पेड़ काटते क्यों हैं। यदि अपन को ये पता चल जाए कि हम कुएं में क्यों गिरते हैं, तो अगर हमें ये पता चल जाए तो हम उस समस्या का समाधान कर देंगे, तो लोग कुएं में गिरना बंद कर देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ है, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें यदि पता की जाए कि लोग आखिरकार पेड़ काटते क्यों हैं, तो यदि हमें पता चल जाए कि पेड़ लोग इसलिए काटते हैं, तो हम उस बुनियादी ज़रूरत को पूरी करेंगे, जिससे हमारे जो सुरक्षित जो पेड़ हैं वो हमारे बच सकेंगे। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वर्ष 2021 की परीक्षा में पूछे जाएंगे और आने वाली वर्ष 2022, वर्ष 2023 आने वाली सभी परीक्षाओं में इनमें से आपको 3 से 4 प्रश्न 100% आपको मिल जाएंगे।
क्योंकि मैं आपको आज सिर्फ 5 प्रश्न बता रहा हूँ, चूँकि मैंने वादा किया था 10 प्रश्न का, आज मैं आपको 5 प्रश्न बता रहा हूँ। आने वाले 5 प्रश्न मैं आपको अगले क्लास में बताऊँगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी वो इसी चैनल के माध्यम से होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें कि नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो होगा वो आप पर सबसे पहले पहुँच जाएगा। आज मैं आपको सिर्फ 5 प्रश्न बताया है और आज इन 5 प्रश्नों में से कम 2 प्रश्न आपको MP बोर्ड की परीक्षाओं में 100% पर ईयर मिलेंगे और नेक्स्ट जो 5 प्रश्न बताऊंगा उन 5 प्रश्नों में से भी 2 या 3 प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अब स्टार्ट कर देते हैं प्रश्न नंबर 5। चलिए, ये आपका प्रश्न नंबर 5 आ चुका है आपके सामने। तो देखेंगे सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सामाजिक वानिकी योजना क्या है, फिर उसकी सफलता देखेंगे, फिर उसका आधार देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सामाजिक वानिकी जो योजना है वो पेड़ पौधों को और वन सुरक्षाओं को लेकर एक योजना बनाई गई थी। तो ये थी अपनी सामाजिक वानिकी योजना। अब अपन सफलता का अर्थ तो आप जानते ही होंगे कि सामाजिक वानिकी योजना को सफल करने का आधार क्या है, मतलब किस बेस पर आप उसे सफलता दे सकेंगे। तो ये अपनी देखेंगे किस प्रकार सफल हुई। तो सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार निम्न है। तो मतलब सामाजिक वानिकी योजना को सफल करने के लिए हमें जो मुख्य बिंदुओं की आवश्यकता रहेगी वो मुख्य बिंदु अपने पास ये हैं। सबसे पहला बिंदु है वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना। वन के जो कानून हैं, वन को काटना अवैध है, वनों से अवैध लकड़ी काटना अवैध है, तो इन सारे कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना और हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाना। तो सबसे पहले आप ये नियम और कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कर दीजिए। उसके बाद हरे भरे जो पेड़ हैं उन्हें काटने पर रोक लगा दीजिए। जिस प्रकार हरे भरे पेड़ों को काटने पर रोक लग जाएगी तो ऑटोमेटिक अपनी सामाजिक वानिकी योजना का सफलता का आधार सामने दिखने लगेगा। दूसरी बात अपन कर रहे हैं हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने एवं पशुओं की मुक्त चराई पर उचित रोकथाम की व्यवस्था करनी है। आपने देखा होगा हिमालय जो क्षेत्र होते हैं उनमें वृक्षों की कटाई तादाद से ज़्यादा होती है, तो उन कटाई को रोकना एवं पशुओं की जो मुक्त चराई है। पशु आपने देखे होंगे कहीं भी किसी भी अवस्था में चले जाते हैं। गांव में अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा आदमी मर जाते हैं। खेती में अगर एक किसान का जो जानवर है वो दूसरे किसान की खेती में अगर चरने चला जाए तो कितनी बड़ी दंगे हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप अपना फ़र्ज पूरा करना चाहते हैं या आप समझते हैं तो पशुओं की मुक्त चराई को भी सरकार को बिल्कुल विशेष तौर से रोक देना चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर अपना यहाँ समाप्त होता है। आज की क्लास अपनी यहीं तक थी जिसमें हमने आपको 5 ऐसे प्रश्न बताए हैं जो आपको आने वाली परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए आप इन 5 प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करें और आने वाले लेक्चर का इंतज़ार करें, क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम आपको 5 ऐसे ही प्रश्न और देंगे जिसमें आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे और आपको आने वाले जो बोर्ड एग्जाम हैं जो ये बिल्कुल भी मत सोचिए आप कि इस बार एग्ज़ाम नहीं होंगे। ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ये सोचकर अपने आप को कमज़ोर बना रहे हो और अपने आप को पढ़ाई में पीछे छोड़ रहे हो। क्योंकि ये सरकार का सिस्टम है, सरकार अपने हिसाब से जो कर रही है वो ठीक है। कोविड-19 को देखते हुए सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको अपनी नॉलेज को कमज़ोर नहीं करना है। आप अपनी नॉलेज को बरकरार बनाए रखें हमारे साथ, तो आप इन 5 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और आने वाले 5 प्रश्नों का इंतजार करेंगे। इसी प्रकार हम आपको सामाजिक विज्ञान में 5-5 करके पूरे सामाजिक विज्ञान का निचोड़ निकाल कर दे देंगे, जिससे आप इन 5 प्रश्नों को भी अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आने वाले समय में आपको बोर्ड एग्जाम के 100 नंबर के पेपर में से आपको पूरे 100 नंबर का पेपर आ रहा होगा, जिसमें आप पूरे 100 नंबर प्राप्त करके आएंगे। और अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि सही विकल्प, खालिस्तान, जोड़ियाँ, तो ये सारे जो टॉपिक हैं इन पर भी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रखें। एक बात मैं आपसे विशेष तौर से कहूँगा कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें। नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करें। धन्यवाद।